हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल ज्ञान कोश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। एसएससी, बैंकिंग और जितनी भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पीसीएस, आईएएस तक आपके लिए जीके, जनरल स्टडीज के ऊपर हम क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे और इसको काफी ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसको इस साल भारत रत्न नहीं मिला? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। 5 वो कौन कौन है? 2 पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर पीएम, एक है उसमें नरसिम्हा राव, ये 9वें प्रधानमंत्री थे भारत के, 1991 से 96 तक रहे। दूसरे, जो दूसरा इनाम मिला है दूसरे पीएम, फॉर्मर पीएम, वो है चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल है 1979 से 80, यानी कुछ मंथ्स, और ये किसान लीडर थे। इनके बारे में खासियत है कि उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास मत जब उनके अगेंस्ट लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओनली पीएम नॉट फेस्ड या डिड नॉट फेस पार्लियामेंट। चौधरी चरण सिंह उनका नाम, उनको भी अवार्ड मिला है। उसके अलावा हमारे थर्ड, आप भारत रत्न कह सकते हैं तो सीएम, चीफ मिनिस्टर जो बिहार के रहे हैं, कर्पूरी ठाकर 2 टाइम्स, ये जननायक भी इनका नाम है। और इन फोर्थ जो मिला है वो हमारे एमएस स्वामीनाथन। अब एमएस स्वामीनाथन कौन है, कौन थे? ये पोस्टुमसली मिला मरणोपरांत। ये भारत के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक इंडिया में। अगर यही आपसे पूछे कि वर्ल्ड में कौन, तो वर्ल्ड में कहेंगे नॉर्मन बरलॉग का नाम, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ये पूरी दुनिया में हरित क्रांति के फादर माने जाते हैं। हरित क्रांति यानी जिसमें हमने जो फसलों की पैदावार बहुत बढ़ा ली, जैसे गेहूं चावल की, स्पेशली पंजाब हरियाणा रीजन में मिड 60s में आया ये, और हरित क्रांति में हमारी बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ी। उसके बाद भारत एक संपूर्ण, एक बहुत बड़ा कृषि जिसे कहते हैं निर्यातक देश बन गया बड़े लेवल पे। और इसके अलावा 5वां किसको मिला है, वो है LK अडवाणी। यही एक जीवित शख्सियत है इस टाइम, लाल कृष्ण अडवाणी, सीनियर बीजेपी लीडर लाल कृष्ण अडवाणी, इनको इनाम मिला है भारत रत्न। तो भारत रत्न की अगर बात करें, थोड़ा सा पुराना भी इतिहास जान लीजिए। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, यानी नागरिकों को मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम भारत रत्न है। ऐसे ही मिलिट्री में परमवीर चक्र है। तो भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ, अभी तक ये 53 लोगों को मिल गया। 1954 में किसको मिला? 3 लोग थे। 3 लोगों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके अलावा हमारे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो 1930 में जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए। और इसके अलावा सी राजा गोपालाचारी, जो हमारे एक इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट कह सकते हैं, क्रांतिकारी नेता कह सकते हैं। और ये पहले गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के। जब इंडिया फ्री हो गया तो पहले अंग्रेज यानी लॉर्ड माउंटबेटन यहां के गवर्नर जनरल रहे। कुछ टाइम में वो चले गए वापस, तो उसके बाद इंडिया के गवर्नर जनरल बने फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी। तो ये आपका भारत रत्न का इतिहास हो गया। किन लोगों को मिला इस बार, किसको मिला? तो प्रणब मुखर्जी को इस बारी नहीं मिला। इनको मिल चुका है प्रणब मुखर्जी को इससे पहले 2017 के अंदर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि प्रणब मुखर्जी को इस साल ना मिलके 2017 में मिला है, इसलिए ये आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दूं। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस, कुछ डेज पे क्वेश्चन आता है हर साल, हर एग्जाम में एक दिन के ऊपर क्वेश्चन आता है। सारे दिन याद नहीं किए जाते, इंपॉर्टेंट डेज देखने होते हैं। 1 जनवरी के कुछ डेज हैं, इसमें पूछेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर बात करते हैं तो इसको NRI डे भी कहते हैं। NRI डे ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन
इस दिन साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसे हम एनआरआई डे भी कह सकते हैं। ये अब द्विवार्षिक हो गया, यानी कि 2 साल में एक बार मनाते हैं इसको, बाई एनियल। ठीक है, ये 2 साल में एक बार होता है। और कब शुरू हुआ? 2003 में शुरू हुआ, और इससे पहले 2023 में मनाया जा चुका है। अब 2025 में आएगा। तो बाई एनियल है। और प्रवासी भारतीय दिवस, जिसमें हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के बाहर रह रहे हैं बहुत पुश्तों से और बहुत तरक्की कर गए हैं, जैसे फिजी में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाद टोबैगो में, ऐसी जगहों पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए, तो उन लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। तो पीबीडी मनाया जाता है 9 जनवरी। ये 9 जनवरी याद रखिएगा। अब 12 जनवरी क्या है? 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस में क्या है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हुआ 12 जनवरी को उनका मनाया जाता है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या लिखना है इनके बारे में? 1893 की घटना, 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन या वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको कई नामों से जानते हैं, या वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। इसमें उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया अपनी फिलॉसफी, अपनी वेदों पे, और जिसकी वजह से उनको उस टाइम भी काफी सुना गया, वर्ल्ड वाइड वो मशहूर हो गए। 1893 की घटना है। तो वर्ल्ड रीजन कॉन्फ्रेंस में वो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की तरफ से। और बाद में 1897 में उन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामाकृष्ण मिशन की स्थापना करी। रामाकृष्णा मिशन, ये 1897 में कहां स्थापना करी थी ये पूछा जाता है? बेलूर में, बेलूर नियर कैलकाटा। उसके बाद बहुत छोटी उम्र 1899 में उनकी डेथ हो गई। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक और नाम, उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और उनके पास एक आयरिश स्कॉलर उनकी शिष्य बन के रही जिनका नाम सिस्टर निवेदिता था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसमें 15 जनवरी। 15 जनवरी की घटना, 15 जनवरी को क्या हुआ? तो 15 जनवरी हमारा नेशनल आर्मी डे है, नेशनल आर्मी डे। अब इसको क्यों मनाते हैं? एक तो इसका थीम याद रखिए, इन द सर्विस ऑफ नेशन, और दूसरा इसको क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम? क्योंकि इस दिन 1949 में हमारे कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा इंडिया के बने थे। उन्होंने इंग्लिश कमांडर इन चीफ से ये पोस्ट हासिल करी। तो के.एम. करियप्पा जो इंडिया के कमांडर इन चीफ बने 1949 में इस दिन, इसलिए इसको ऑब्जर्व करते, सेलिब्रेट करते हैं। 4 जनवरी को क्या हुआ? 4 जनवरी को ब्रेल डे कहते हैं। अब ब्रेल क्या है? ब्रेल, लुइस ब्रेल के नाम पे उनका जन्मदिन, जो फ्रेंच एक स्कॉलर थे, टीचर थे, और छोटी उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार करी जो 6 डॉट की होती है, 6 डॉट्स पे ही ब्लाइंड अंधे लोग उसको पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। तो ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटरी समझने से पहले समझ लीजिए कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क होता है। जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है और अपनी पहचान खो देती है, ट्रिब्यूटरी जब कोई स्मॉल रिवर बड़ी रिवर में मिल जाती है और अपनी पहचान खो देती है, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या है? जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी से निकल के एक स्ट्रीम, धारा चली जाती है जो वापस नहीं आती, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत ज्यादा हैं। गंगा का सबसे पहला नाम भगीरथी है, और गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी भी 2 हैं, एक भगीरथी और एक हुगली। ये 2 लास्ट में उसकी जो 2 ब्रांचेस बनती हैं वो इस नाम से हैं, भगीरथी और हुगली। तो कोसी के बारे में जान लेते हैं, सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बिहार। ऐसे अगर पूछे बंगाल की तो सोरो ऑफ बंगाल जो है, सोरो ऑफ बंगाल, दमोदर रिवर। इंडिया की भी उसी को गिन लेते हैं। और बेन गंगा, ब्रिज गंगा, ये सब क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये गोदावरी की, जो पेनिनसुलर इंडिया की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद। ओवरऑल गोदावरी गंगा के बाद 2nd नंबर पे आती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
देखिए, किस एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई, ये वाली, जिसका नाम है मैंगलोर ट्रीटी। तो इसके लिए अच्छा, देखिए, तो 4 युद्ध हैं। अब देखिए, एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स, उनके साथ लड़ाई हुई है मैसूर की। मैसूर के सुल्तान टिप्पू सुल्तान, उससे पहले उनके फादर थे हैदर अली। तो 4 वार हुई हैं। फर्स्ट वॉर, इसमें हैदर अली लीड कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने को मजबूर किया और ऑलमोस्ट उन्होंने मद्रास कैप्चर ही कर लिया था। तो मद्रास की ट्रीटी होगी। तो इसको हम लिखते हैं मैड मैन श्री। अगर आपको याद रखना है तो मैड मैन श्री में मैड इज मद्रास, मद्रास की ट्रीटी पहली है। सेकंड ट्रीटी मैंगलोर की, सेकंड ट्रीटी 1780 से 84 में वॉर हुई, जिसमें वॉर के दौरान हैदर अली घायल हो गए और लेटर वो बाद में उनकी डेथ होगी। तो टिप्पू सुल्तान ने संभाला इसको, लेकिन वॉर में इसने डोमिनेट किया, अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। तो मैंगलोर की ट्रीटी हुई। मैंगलोर दो में ये डोमिनेट किया, दो में मैसूर की सेना ने। तीसरी बारी हुई है श्रीरंगापट्टनम ट्रीटी, जो टिप्पू सुल्तान को मजबूरी में करनी पड़ी, क्योंकि श्रीरंगापट्टनम जो है वो कैपिटल थी उसकी। ये 90 की बात है। और श्रीरंगापट्टनम ट्रीटी में उसको अपना आधा राज भी देना पड़ गया, अपने 2 बच्चों को मॉर्गेज, यानी जिसे कहते हैं कि गारंटी, जो पैसा मैं तो आपको वापस करूंगा तो उसके लिए रखना पड़ा उसको। तो काफी उसकी अपमानजनक ट्रीटी थी श्रीरंगापट्टनम। फोर्थ जो वॉर हुई है वो 1799 में हुई है। उसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई, क्योंकि टिप्पू सुल्तान उसमें मारे गए और उस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। तो 4, अगर वॉर की बात करें तो ये 4 का टाइम है, 1769 का है और ये 1799 का है। चारों वॉर के बाद हम देखें टिप्पू सुल्तान के बारे में 2-3 चीजें जान लीजिए। वो एक स्वॉर्ड यूज करते थे जो वुड्स की बनी होती थी, यानी कि स्टील, बड़ी हार्ड स्टील। तो बहुत बड़ी उनकी स्वॉर्ड थी। उसके अलावा उन्होंने श्रीरंगापट्टनम में एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया, क्योंकि वो जैकोबिन क्लब के फ्रांस के मेंबर बने। वो नेपोलियन के साथ भी उनका कम्युनिकेशन चलता था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में और हैदर अली के बारे में आप जाने तो चारों वॉर से आपको काफी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में एसएलआर दर क्या है? देखिए, एसएलआर, अब देख, इसके लिए जरूरी है ये जानना कि ये सब है क्या। जो आरबीआई है, आरबीआई एपेक्स बैंक है इंडिया का, बैंकर्स बैंक है, वो ही अपनी पॉलिसी निकालता है, मॉनेटरी पॉलिसी। उसके हिसाब से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंट्रोल होते हैं। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में चीजें आती हैं, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब हमारे क्वांटिटेटिव कंट्रोल टेक्निक्स हैं आरबीआई की। अब आरबीआई में गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं, और आरबीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में। एसएलआर की बात करें तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये लगभग 18% है इस टाइम। इसमें क्या करते हैं? इसमें लिक्विडिटी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में बैंक के पास एसेट होना चाहिए इतना परसेंट का। ठीक है। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो इतना फंड जो है वो बैंकों को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जिसपे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो लगभग 4.5% है। अगर रेपो की बात करें तो रेपो रेट हमारा, रेपो क्या होता है? जिसमें आरबीआई लेंड करता है, आरबीआई उधार देता है, ठीक है, और बैंक्स बोरो करते हैं, बैंक लेते हैं उधार, 6.5% है ये। और रिवर्स रेपो में क्या होता है? आरबीआई उधार लेता है और बैंक उधार देते हैं, ये 3.35% है। इस तरह से आप एसएलआर और सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड? देखिए, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। तो वार्म ब्लडेड में क्या होता है? जैसे कोई भी ठंड हो, कोई भी गर्मी हो, बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर देती है। जैसे इस टाइम हमारा टेम्परेचर जो नॉर्मल है 98.6, वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी बर्फ में चले जाए, जितनी मर्जी गर्मी में चले जाएं। तो वो एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड। उसमें 2 ही कैटेगरी आती हैं। एक तो आते हैं हमारे सबसे हाई
अपर क्लास, क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, विकास क्रम की बात करें, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो लिखी गई चार्ल्स डार्विन के द्वारा, उनकी बुक है। दो कंसेप्ट है उनके, दो कंसेप्ट हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व की लड़ाई, एग्जिस्टेंस अस्तित्व के लिए लड़ना, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये दो कंसेप्ट है उनके इसमें। और इसके लाभ से एवोल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले पाइसिस की बात करते हैं, फिश, फिर उनसे बाद में आए एम्फीबियंस यानी कि जलचर, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग है, सैलामेंडर है। फिर आए रेप्टाइल्स, इनका एवोल्यूशन हुआ, रेप्टाइल से वर्ल्ड्स का हुआ, उनको एव्स भी कहते हैं। और बाद में मैमल्स आ गए, स्तनधारी, जो बच्चों को जन्म देते हैं। ये पांचों हैं। तो इसमें अगर वार्म ब्लडेड की बात करें तो लास्ट के दो ही गिने जाएंगे, ये याद रखिएगा, बर्ड्स और मैमल्स, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर जाते हैं, कितनी भी गर्मी है कितनी भी ठंड है वही रहेगा। बाकी जानवर मौसम के हिसाब से उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर अप हो जाता है। तो ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, पाइसेस, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट्स, वर्म्स, ये सारे कोल्ड ब्लडेड हैं और ये वाले वार्म ब्लडेड हैं। तो यहाँ क्या पूछा था, कौन सा इसमें वार्म ब्लडेड है, तो इसमें आंसर आएगा बर्ड्स। तो बच्चों ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मेरा सेंटर का नाम है ज्ञान कोश एकेडमी, और आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को रेगुलर कुछ नोट्स या कुछ चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है। और रेगुलर हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी तरह के एग्जाम में आप जाते हैं, पुलिस के, एसएससी के, और आपके पंजाब में पटवारी के हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आपको रेगुलर इसको देखिए, और मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको कमेंट दीजिए अगर रिक्वायरमेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, और जय हिंद।